आप देख रहे हैं भारत प्लस, देश की बात। आप भी जाकर के जम्मू कश्मीर में जाकर के अपने लिए आवास और अपने लिए जमीन खरीद सके और आप भी वहां के नागरिक बनकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए तेलंगाना से हैदराबाद से भारी संख्या में कार से हो गए थे। आपके पूर्वज लगातार आंदोलन करते रहे, लेकिन कुछ लोग थे जो आपकी आस्था का अपमान करते थे और वे हर प्रयास कर रहे थे कि किसी भी स्थिति में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। उनका एक ही प्रयास था, लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के 492 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करके एक बार फिर से राष्ट्र गौरव के लिए हम सबको एक अवसर प्रदान किया। और यही नहीं, नारी गरिमा के प्रतीक को भी सम्मान देने के लिए, आधी आबादी को सम्मान देने के लिए, ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने का कार्य भी किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं टीआरएस की, केसीआर की सरकार से कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तेलंगाना में और हैदराबाद में यहां के गरीबों को क्यों नहीं मिल पाता है? भाइयों बहनों, यहां पे केसीआर की सरकार को 6 वर्ष हो गए, तेलंगाना बने हुए 6 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मात्र 3 वर्ष में हमने 35 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में दान किया है। 35 लाख नागरिकों को वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा मिली है। और उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ लोगों में से 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को देने का कार्य किया। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर की सरकार को, हाल ही में यहां हैदराबाद में बाढ़ आई थी। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए सालाना डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन उनके अकाउंट में डाल सकते हैं, तो फिर हैदराबाद के अंदर बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली राशि उन गरीबों के खाते में सीधे क्यों नहीं जा पाई है? ये भ्रष्टाचार फैलाने की छूट और एक नोट कसौट की छूट यहां पर आखिर क्यों दी गई? भाइयों बहनों, ये चीजें इस बात को बताती हैं, जिस हैदराबाद के सामने विकास की पार संभावनाएं थी, आज उन सपनों को दूषित करने का कार्य कर रहा है यहां पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली। ये भाइयों बहनों, कोई संदेह नहीं होना चाहिए यहां पर किस प्रकार से यहां पर एक परिवार के द्वारा कैसे लूट खसोट करके एक तरफ आपके पूर्वजों ने निजामशाही के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी और निजाम के रूप में एक परिवार फिर से आकर के इस पूरे तेलंगाना और हैदराबाद में लूट खसोट का एक नया जरिया बनाने का दुस्साहस करे, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में परिवारवाद के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में
किसी भी प्रकार की दुर्व्यवस्था के लिए जगह नहीं होनी चाहिए जो एक सामान्य नागरिक को के अधिकार पर कहीं न कहीं कुठाराघात करता हो। लेकिन दुर्भाग्य से यहां पर यहां की टीआरएस की सरकार ने यहां पर उन्होंने एमआईएम के साथ एक गठबंधन करके यहां की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आप सोचिए, अभी हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। भाइयों बहनों, बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जनादेश भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुआ। श्री नीतीश कुमार जी वहां पर फिर से मुख्यमंत्री बने। एमआईएम का एक विधायक बना, लेकिन उन्होंने जब संविधान की शपथ लेने की बात आई तो उन्होंने हिंदुस्तान बोलने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान के नाम पे शपथ नहीं ली। हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, लेकिन जब संविधान की शपथ हिंदुस्तान के नाम पे लेने की बात आएगी तो हिंदुस्तान नाम बोलने में संकोच करेंगे। ये एमआईएम की असलियत को बताने का कार्य करता है। और भाइयों बहनों, यह आप अनुमान कर सकते हैं कि बिहार में एक विधायक उनका चुनाव जीतता है, वह इस रूप में अपमानित करने का कार्य करता है आप सभी को। लेकिन यहां पर तो उनके द्वारा सत्ता को जकड़ने का जो प्रयास हो रहा है, जिस प्रकार की धमकियां दी जाती हैं, क्या ये स्वीकार्य होनी चाहिए? क्या ये विकास के लिए अनिवार्य है? क्या विकास अगर देखना है 6 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का विकास हुआ है, जिन गरीबों के पास शौचालय नहीं, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ हुआ था। हर गरीब को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक टॉयलेट मुफ्त में देने का कार्य किया। जहां की राज्य सरकार जितना ले जा सकती थी, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को हमने एक टॉयलेट उपलब्ध करवाया। पूरे देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। 3 करोड़ गरीबों को देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। 4 करोड़ गरीबों को सौभाग्य योजना के अंदर फ्री में इलेक्ट्रिसिटी का लाभ दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पूरे देश के अंदर 8 करोड़ गरीबों को पूरे देश के अंदर एलपीजी सिलेंडर फ्री में देने का कार्य किसी ने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान फ्री में राशन देने, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की व्यवस्था का भी लाभ अगर किसी ने दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को देने का कार्य किया। हमारा नारा तो एक ही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ, सबके विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आपके बीच आई है। और ये केवल यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये चुनाव मात्र नहीं है, ये जनता की बुनियादी सुविधाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम बन सके, इस दृष्टि से एक बृहद अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके बीच में इस हैदराबाद में आई है। ये चुनाव आप सब तय कर सकते हैं कि हैदराबाद में परंपरागत लूट खसोट को फिर से निजामशाही का पर्याय बनाने वाली, यहाँ पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली को लूट खसोट की आप छूट देने के लिए यहाँ पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं।
या फिर मित्रों हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाना है, ये हम सबको तय करना है। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह भी आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे लोग आखिर इस छोटे से बल्दी इत्तेफाक को क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं, ये आपको हमको समझना होगा कि अहमियत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान में अगर हमारा कोई सबसे मजबूत किला है जहां पर कोई भी पर नहीं मार सकता, तो वो हमारे इत्तेहाद का, हमारे अमन का, हमारी भाईचारगी का, हमारी मोहब्बत का अगर कोई किला है तो वो हैदराबाद है। और इस किले को आज ये लोग कमजोर करना चाहते हैं, हैदराबाद की मोहब्बत को बांटना चाहते हैं, नफरत में बदलना चाहते हैं, हैदराबाद की तरक्की में रुकावट बनना चाहते हैं, हैदराबाद की भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आज ये हैदराबाद का रुख कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ इनकी निशानी पर हैदराबाद का अमन, हैदराबाद की भाईचारगी, हैदराबाद की मोहब्बत के अलावा आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी इनके नजर पर है, इनके निशाने पर है, क्योंकि मजलिस आज सारे हिंदुस्तान में अपनी सोच, अपनी फिक्र लेकर, अपना पैगाम लेकर जो आगे बढ़ रही है, तो हैदराबाद की आपकी हर्ज अजीज जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को उसके अपने शहर में कमजोर कर कर मजलिस के बढ़ते हुए कदमों को रोकना था। आज आपको हमको फैसला करना होगा कि आखिर हम आज अपने खाने मसले से बेदार होंगे या नहीं। अरे आप गौर करो, दुनिया के किसी कौम को अल्लाह ने इतनी मोहलत नहीं दी जितनी मोहलत अल्लाह ने आपको, मुझको और हमको दी। हम दूर होते गए, लापरवाह होते गए और हमारी हर कमाई बर्बादी पर हम खामोश तमाशाई बन के नजारा देखते रहे। 70 वर्ष की नाइंसाफी के बावजूद भी हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं आया, लेकिन आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इत्तेहाद का पैगाम लेकर जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो इसके बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते हैं। तो आपको हमको समझना चाहिए कि लोगों को जरूर बड़ी जज्बाती तकारीरें पसंद आती है, लोगों को जज्बाती नारे पसंद आते हैं, लेकिन याद रखो ख्वाबों की तामीर जज्बाती नारों या जज्बाती तकारीरों से नहीं होती। ख्वाबों की तामीर अगर होती है तो हौसलों से होती है, अज़्म से होती है, इरादों से होती है, इत्तेहाद से होती है। और वही हौसला हमारे पास है, वही अज़्म हमारे पास है, वही इरादा हमारे पास है, वही इत्तेहाद हमारे पास है। और आज इस अज़्म को, इस हौसले को, इस इरादे को, इस इत्तेहाद को हमको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आज हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो याद रखो आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। आज मुल्क में क्या हो रहा है आपके सामने है। मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी का है। मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? माशी बदहाली का है। मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारी सरहदों की हिफाजत है। चीन जो आगे बढ़ रहा है उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकना है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रुपये की गिरती हुई कदर है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? गुर्बत है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई है। लेकिन आप बताओ क्या भारतीय जनता पार्टी महंगाई को कम कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी चाइना के बढ़ते हुए कदमों को रोक रही है? क्या रुपये की गिरती हुई कीमत को बचाने के लिए कुछ कर रही है? मईशत को सुधारने के लिए कुछ कर रही है? क्या रोजगार के लिए कुछ कर रही है? कोविड के बाद 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियों को खोया है। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा
6 साल में 12 करोड़ नौकरियां देना था, लेकिन 12 करोड़ नौकरियां देने में नाकाम हुए और 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 24 करोड़ लोग बेरोजगार, लेकिन बेरोजगारी को दूर करने की फिक्र नहीं है। अगर फिक्र है तो सिर्फ नफरत अंगेज बातें, नफरत अंगेज तकारीरें, बांटने की बातें। आप बताइए कि क्या किया? क्या 15 लाख रुपये आए? क्या महंगाई गई? क्या रोजगार मिला? क्या करप्शन का खात्मा हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज मुल्क सवाई और बर्बादी के जमाने पर है। मैं तो कहूंगा कि 70 वर्ष में मुल्क इतना पिछड़ा नहीं, पीछे नहीं गया जो आज भारतीय जनता पार्टी के दौर में हमारा मुल्क पीछे हो गया, पिछड़ गया, सबसे आखिर में आकर खड़ा है। लेकिन ये लोग सिर्फ नफरत अंगेज बातें, शरीयत का खात्मा, कश्मीर के खुसूसी मोहब्बत का खात्मा, फिर एनआरसी, सीएए। अरे आप बताओ क्या है? चाहे सीएए एनआरसी हो तो खड़े होने वालों का नाम कांग्रेस है। चाहे ऐवान पार्लियामेंट हो या ऐवान असेंबली हो, हमने खड़े रहकर इस कानून के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। चाहे तलाक तलाशा का मसला हो, उस वक्त की ऐवान पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने बदले बहस के जरिए अपनी बात को रखने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और आपके हमारे सदर नकीर मिल्लत रसूलुद्दीन ओवैसी साहब सदर को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। उनके अलावा किसने खड़े रहकर बात की? आप गौर करिए, खुदा गौर करो। अगर आज भी हम बेदार होना नहीं चाहते तो आप कब होंगे? अखलाक की मौत, रगबर का हमला, लिंचिंग, अब नई बात लव जिहाद। अरे आखिर ये लव जिहाद को कब छोड़ेंगे? क्या लव जिहाद से बेरोजगारी दूर होगी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक की बात करने से क्या चाइना के बढ़ते हुए खतरों को रोकेंगे? आप गौर करो, इनको न मुल्क से तरक्की से दिलचस्पी है, न इनको मुल्क से मोहब्बत है, न बेरोजगारों को रोजगार देने में दिलचस्पी है, न इनको मईशत को बेहतर बनाने से इनके पास कोई मंसूबे या कोई प्लानिंग। इनके पास अगर कुछ प्लानिंग है तो बस यही है कि बस कुछ भी बोलना है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बोलो, उनको बुरा भला बोलो, उनको मुल्क का गद्दार बोलो, या फिर उनको बोलो कि चले जाओ इस मुल्क से। सुन रहे बीजेपी वालों, ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा है। हमारी अजमत, हमारी शान, हमारी शौकत की निशानियां इस मुल्क में मौजूद है। हम खाजा अजमेरी गरीब नवाज को छोड़कर जाने वाले नहीं है। आप देख रहे हैं भारत प्लस, देश की बात।